हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज में। और ये जो हमारा लेक्चर है इस चैप्टर का, ये लेक्चर नंबर 7 है। तो आज हम एसी जनरेटर टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को आपने 10th क्लास में भी स्टडी की है। 10th क्लास में बस जो था इसका थियोरेटिकल पार्ट था, खाली इसकी थ्योरी थी। वहाँ पर आपने इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ा, और अगर सही से कह दें तो डिटेल वर्किंग भी नहीं पढ़ी है कि किस तरीके से ये एसी करंट प्रोड्यूस करता है। आपने डिटेल्ड वर्जन नहीं पढ़ा है इसका, ठीक है। वैसे भी सीबीएसई ने बहुत कम कर दिया है सिलेबस इन चीज़ों में, तो आपने इसका जो है डिटेल वर्जन भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कोरोना टाइम से कुछ चीज़ें हटती बढ़ती रही हैं। तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एसी जनरेटर और डायनेमो। एक बार ये केस स्टडी में डायनेमो नाम से आ गया था। पहले केस स्टडी आती थी 4 नंबर की, तो उसमें आया था जिसमें पैराग्राफ एक दिया रहता था, उसमें एक गांव की कहानी टाइप की दी हुई थी, वहाँ पर इसका नाम डायनेमो दिया था। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं एसी जनरेटर का काम क्या होता है। देखिए, ये सब चीज़ें आपने वैसे 10th में पढ़ी हैं, मगर फिर भी एक्सप्लेनेशन इस चीज़ का भी मैं करता चलूँगा थोड़ा बहुत कि क्या होता है। एसी जनरेटर जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मीनिंग क्या है, इसमें एक फ़ैन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में भी एक फ़ैन लगा हुआ है, वो क्या करता है, गोल गोल घूमता है, रोटेट करता है। तो वो जो पंखे का घूमना है, वो जो वर्क है वो मैकेनिकल वर्क है। अब इस मैकेनिकल वर्क को, क्योंकि यहाँ पर भी जो एसी जनरेटर में होता है, यहाँ पर एक फ़ैन घूमता है मैग्नेट के बीच में, और उस फैन के घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इसीलिए बोला गया है कि जो एसी जनरेटर है वो आपका क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एक तरह से आपसे कह सकता हूँ मैं, जैसे कि आपने जो पिछले साल यानी कि 11th में जो वर्क डन पढ़े, वो सारे एक तरह से मैकेनिकल वर्क डन ज़्यादातर पढ़े आपने। इस साल जो आप पढ़ रहे हैं वो या तो आपके मैग्नेटिक हैं या तो इलेक्ट्रिकल हैं, इस टाइप के एनर्जी या वर्क डन है, ठीक। तो यहाँ पर जो एसी जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, यानी कि उसका जो फंक्शन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, ऐसा करंट प्रोड्यूस होने का रीज़न क्या है। जैसा कि इससे पिछला जो चैप्टर है आपने अगर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करूँगा इसका। ये जो प्रिंसिपल पर वर्क करता है, उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं, उस थ्योरी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। शॉर्ट में हम बोलते हैं इसे EMI, जिसके बारे में बताने वाला कौन था, माइकल फैराडे। इनके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने लॉज भी दिए हैं। देखिए, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी इनके लॉज हैं, लॉ ऑफ EMI दिए हैं इनके। तो लॉ ऑफ EMI के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब किसी बॉडी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट होती हैं तो वो चीज़ या तो घूमने लगेगी या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। और वो जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और वो घूम रही है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटती बढ़ती रहेंगी उसके रोटेशन के साथ साथ। और जैसे जैसे फील्ड लाइंस घटती बढ़ती रहेंगी, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और उस फ्लक्स की चेंज की वजह से क्या जनरेट हो जाता है, EMF। और इस EMF की वजह से सर्किट में क्या आ जाता है, करंट फ्लो करने लगता है। उस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। कौन सा करंट बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो कुछ ये होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा भी है, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, बिना मोशन के नहीं होगा ये, इसीलिए इसे मोशनल EMF भी बोला गया है। कई जगह पर इसका नाम मोशनल EMF भी बोला जाता है, मोशनल EMF, क्योंकि ये मोशन की वजह से आया है। तो यहाँ पर मोशन होना चाहिए किसके किसके बीच में, कॉइल के बीच में, और मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है यानी कि मैग्नेट की वजह से, यानी कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका फ्लक्स जो होगा वो चेंज होगा, लिंक होगा, और जिसकी वजह से EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है। यानी कि अगर एक लाइन में आपको लिखना हो, 1 नंबर के लिए बात करनी हो, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब आगे डिस्कस कर रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी कि इसकी बनावट के बारे में, कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहली चीज़ इसमें आपने पढ़ी है क्या,
आर्मेचर होती है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है इसमें, आर्मेचर, जो कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस तरह की एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे, ठीक है। अब इस पे जो टर्न्स जो लपेटे गए हैं वो जो किस चीज़ के हैं, वो कॉपर वायर है। वो चीज़ क्या लपेटी गई है, कॉपर वायर है। और किसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। अब इस आर्मेचर का काम क्या है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा, मैग्नेट, यानी कि अगला चीज वही आ गया। मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करेगी, मैग्नेट। यानी कि हमने यहां पर जो यूज करी है वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के लिए, यानी कि स्ट्रांग ही मैग्नेट चाहिए होगी, यानी कि ज्यादा पावर की मैग्नेट चाहिए। तो हमने यहां पर स्ट्रांग मैग्नेट ले ली है जिसके बीच में इस आर्मेचर को, PQRS रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस किया है हमने, जो कि घूमेगी। कैसे घूमेगी, यहां पर ये आपने नॉर्थ और ये साउथ पोल दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास आउट होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से होकर जाएंगी। अब रखना कैसे है, आपको परपेंडिकुलर रखना है प्लेट को, यानी कि आपको कैसे रखना है, बिल्कुल परपेंडिकुलर रखना है कि सारी की सारी फील्ड लाइंस जो हैं कैसे टकराएं, उस पर डायरेक्ट जाके टकराएं। अगर आप पैरेलल रख देंगे मैग्नेटिक फील्ड के तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस पर से होकर नहीं जाएगी, उसके किनारे किनारे से निकल जाएगी, यानी कि फ्लक्स तो मिलेगा ही नहीं, यानी कि वहां फ्लक्स बनेगा ही नहीं। इसलिए आपको प्लेट को जो रखना है बिल्कुल परपेंडिकुलर रखना है, यानी कि बिल्कुल सीधा रखना है बीचों बीच, जिसकी वजह से ज्यादा फील्ड लाइंस टकराएं। नेक्स्ट क्या पार्ट है इसमें, स्लिप रिंग्स हैं। 2 स्लिप रिंग्स यूज होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों स्लिप रिंग्स को जो टच करते हैं ये ब्रश होते हैं, ये थोड़ा बाद में हेडिंग है। और ये जो ब्रश रहते हैं इस स्लिप रिंग्स के कांटेक्ट में रहते हैं। और इन स्लिप रिंग्स को किससे कनेक्ट किया रहता है, हमने एक एक्सिस से कनेक्ट किया रहता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, शाफ्ट बोलते हैं इसको। ये एक यहां पर एक एक्सल होता है, इस एक्सल को हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज रोटेट करेगी। यानी कि ये एक तरह से क्या है, रोटेशन एक्सिस है। क्या है, रोटेशन एक्सिस, जिसके अलोंग आपका फैन जो है, आर्मेचर जो है, रोटेट करेगी। जैसा आपने पंखे में भी देखा होगा तो एक एक्सल के थ्रू पंखा लटका रहता है और उसी के एक्सिस उसी को हम बोलते हैं एक्सल या शाफ्ट बोलते हैं इसमें, ठीक। तो आपके यहां पर 2 कार्बन ब्रश रहते हैं जो कि किसके साथ कनेक्ट रहते हैं, स्लिप रिंग्स के साथ, जो कि टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका स्लिप रिंग्स स्मूथली घूमती रहती हैं, रोटेट करती रहती हैं। तो यहां पर कार्बन ब्रश का काम कुछ ये है। अब आते हैं हम इसकी वर्किंग की तरफ कि वर्किंग क्या है। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, हम बात कर रहे हैं इसकी वर्किंग। देखिए एक चीज और भी बोल सकते हैं, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ये देखिए गैल्वेनोमीटर आ गया है सामने, पहले ही बता देता हूं। इसका काम क्या होता है, करंट या वोल्टेज मेजर करना। यहां पर ये करंट या वोल्टेज मेजर करता है। भाई अगर सर्किट में करंट पैदा हुआ है तो ये करंट या वोल्टेज के डिफ्लेक्शन को मेजर करेगा। अब बात कर रहे हैं, देखिए इसके डायग्राम की बात कर लें तो देखिए ये रही परमानेंट मैग्नेट, ये रहा आपका नॉर्थ पोल और ये रहा आपका साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। उनके बीच में आपने क्या रख दी है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है। अब इसमें जो ये फैन रखा है, जो आपको ये कॉइल रखी है, इसी को आर्मेचर बोलते हैं आप। तो इस आर्मेचर को आपको परपेंडिकुलर रखना है, जैसे कि यानी कि फील्ड लाइन सारी की सारी इस पर टकराएं जाके, ऐसे करके। अगर आप बिल्कुल फ्लैट रख देंगे तो फील्ड लाइंस नहीं टकराएंगी, सब ऊपर ऊपर से निकल जाएंगी। अब ये रहा आपके 2 रिंग्स हैं, ये आपको 2 रिंग्स दिख रहे होंगे, R1 R2, जिनको हम स्लिप रिंग्स बोल रहे हैं। और उनके ही पड़ोस में देखिए ये ब्रश लगे हुए हैं, ये हैं आपके कार्बन ब्रश। और ये जो एक्सिस है इसको बोला जाता है शाफ्ट, जिसको हम एक्सल भी बोल रहे हैं या रोटेशन एक्सिस भी बोल रहे हैं। अब जैसे ही इस पर फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा टकराएंगी, देखिए अब मैंने परपेंडिकुलर रखा तो ज्यादा से ज्यादा टकराएंगी, तो इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। फोर्स इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फोर्स जो आपका रहेगा वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जब फोर्स ज्यादा लगेगा तो आपका जो फैन है यानी कि आर्मेचर है वो आपकी घूमने लगेगी। और घूमेगी तो आपको भी पता है, जैसे ही वो अलग एंगल पे आएगी, जैसे मान लीजिए पहले ऐसे थी, अब वो घूम के ऐसे हो गई, अब वो घूम के ऐसे हो गई और एक बार ऐसे हो गई, तो आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें फील्ड लाइंस तो ज्यादा टकराई, इसमें थोड़ी सी कम हो गई, इसमें थोड़ी सी और कम हो गई, इसमें तो शायद कोई टकराई ही नहीं। तो यानी कि आपको दिख रहा है चारों केस में सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस इस पर टकराई। तो यहां पर क्या होगा, आपका जो है बॉडी से होकर जाने वाली फील्ड लाइंस ज्यादा है सबसे, यानी कि यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से यहां पर कहते हैं कि फ्लक्स अभी ज्यादा है, मगर अब फ्लक्स देखिए धीरे धीरे चेंज होने लगा, घटने लगा। और घटते घटते कितना हो गया फ्लक्स आपका 0 हो गया इस केस में।
तो आप देख पा रहे होंगे फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा फर्स्ट केस में है, उससे फिर सेकंड कम में हो गई है, सेकंड में कम हो गई, थर्ड में और कम हो गई और फोर्थ में बिल्कुल कम हो गई। यानी कि आपको फ्लैट नहीं रखना है, यानी कि फ्लक्स उससे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं, फ्लक्स पहले तो ज़्यादा कम फिर ज़्यादा फिर कम ज़्यादा ऐसे करके हो रहा है। यानी कि मीनिंग क्या है, जो यहाँ पर आपको कर्व भी मिलेगा वो ज़्यादा कम कम ज़्यादा ऐसे करके मिलेगा, यानी कि फ्लक्चुएटिंग होगा, वेरिएबल होगा थोड़ा सा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो करंट भी इंड्यूस हुआ है वो कैसा है, अल्टरनेटिंग नेचर का है, यानी कि घटता बढ़ता रहेगा। ठीक, तो अब बात कर रहे हैं इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग में देखिए वही चीज़ थ्योरी लिखी है, हमने बताया जो है अभी आपको कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा और कब फ्लक्स मिनिमम होगा, यानी कि और उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जो रूल होता है उसको हम कौन सा रूल बोलते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। शॉर्ट में याद करने के लिए MBI याद कर सकते हैं। M का मीनिंग है मोशन और ये बताएगा कौन, ये बताएगा थंब। मोशन के बारे में कौन बताएगा, थंब। और इसके बारे में बताएगी आपकी इंडेक्स फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कौन बताएगा भाई, इंडेक्स फिंगर। ठीक है, और आई जिसको हम बोलते हैं क्या, इंड्यूस्ड करंट, इसके बारे में कौन बताएगा, आपका सेंट्रल फिंगर। इसके बारे में सेंट्रल फिंगर से पता लग जाएगा आपको। तो लेफ्ट राइट हैंड रूल आपका यही है, जो किसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, जनरली इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ये 10th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो यहां पर हर साइकिल में, हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। अब देखते हैं क्यों, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हम देख रहे हैं घूम रही है, फ्लक्स भी लगातार चेंज हो रहा है, यानी कि फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट पहले जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाएगा, फिर मैक्सिमम से जीरो की तरफ आएगा, फिर नीचे मैक्सिमम की तरफ जाएगा। तो देख पा रहे होंगे अगर आप AC में देखते हैं तो देखिए पहले जीरो से बढ़ना शुरू हुआ, अब बढ़ते बढ़ते ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया, फिर घटना शुरू हुआ, फिर बढ़ना शुरू हुआ नीचे की डायरेक्शन में, फिर घटना शुरू हुआ। तो आप देखते हैं अल्टरनेटिंग का नेचर कुछ कैसे चलता है, यानी कि जैसे जैसे फैन घूमता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, उसके हिसाब से करंट भी आपका चेंज होता रहेगा। तो यानी कि कुल मिला के बात है, फ्लक्स चेंज की वजह से EMF प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो करने लगेगा। EMF जनरेशन की वजह से करंट आपका यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं कि क्या है भाई फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू स्मॉलेस्ट सरफेस, जो कि क्या होता है B.A। B.A। अब B.A को क्या लिख सकते हैं हम, BA cos थीटा। अब थीटा बराबर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये क्या होता है, आपका एंगुलर वेलोसिटी से आप निकाल सकते हैं थीटा अपॉन टी। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। यहां से थीटा की जगह हम लिख देंगे ओमेगा टी। तो फाई इक्वल टू क्या आ गया, BA cos ओमेगा टी। अब हम बात कर रहे हैं फ्लेमिंग के, देखिए सॉरी फैराडे के लॉ की बात कर रहे हैं। यह हमने पहले भी डिस्कस किया है आपका, जब हम इंडक्टर का केस पढ़ रहे थे, जहां पर हमने E इक्वल टू माइनस का L/di/dt लिखा था, वहां पर भी डिस्कस किया था। तो यहां से E इक्वल टू तो हम नहीं ले रहे, Li की जगह पे हमने क्या रख दिया, n फाई। Li की जगह हमने क्या रख दिया, n फाई। तो यहां से n बाहर चला जाएगा क्योंकि n कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा, d फाई बाई dt। ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि फर्स्ट आपका फैराडे का लॉ है ये। तो यहां पर क्या है, हमने फाई की वैल्यू रख दी, जिसमें बाहर क्या चला जाएगा, BA बाहर चला जाएगा, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है तो वो भी बाहर चला जाएगा। तो बचेगा क्या, खाली जिसकी रेस्पेक्ट है cos ओमेगा टी। तो cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, cos ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, माइनस का sin ओमेगा टी। अब आपको ध्यान है, मैंने बताया था इंटीग्रेशन में मल्टीप्लायर नीचे जाते हैं और डिफरेंशिएशन में आगे जाते हैं, यानी कि अगेन उसका करो जिसको आपने माना है। तो अगेन उसका करोगे ओमेगा टी का, तो टी का टी की रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, मगर ओमेगा कहाँ चला जाएगा, बाहर, जिसकी वजह से क्या बचेगा, देखिए टी का टी की रेस्पेक्ट में 1 कैसे आया, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप करेंगे डिफरेंशिएशन टी का, तो आप जानते हैं n की पावर t माइनस वन, n माइनस वन, n इंटू टी की पावर n माइनस वन। तो आप n आपकी वैल्यू 1 है और यहां पर 1 माइनस वन, तो t की पावर 0, और t की पावर 0 है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर क्या हो गया, NBA cos ओमेगा टी का किया तो आपका क्या आया, माइनस, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा NBA ओमेगा, क्योंकि मल्टीप्लायर है, ये जो बाहर आना था ये बाहर आ गया, NBA ओमेगा sin ओमेगा टी। अब यहां पर
एन बी ए ओमेगा की जगह हमने लिख लिया ई नॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ईएमएफ। क्या बोलते हैं हम इसको, मैक्सिमम ईएमएफ। कौन सा होता है मैक्सिमम ईएमएफ, ये वाला, ये जो आपका वैल्यू है इसको हम बोलते हैं, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ईएमएफ का, जिसको हम पीक ईएमएफ भी बोलते हैं और मैक्सिमम भी बोलते हैं। अब क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू जैसे जैसे मैक्सिमम होगी, यानी कि साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी जो है आपका थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि थीटा होगा ये। तो थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो आपको पता है 0 आंसर आएगा। फिर 90 हो जाएगा तो 90 के केस में 1 आ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका जो ईएमएफ है वो भी बढ़ता रहेगा। और ये जो होगा ये 1 वाला केस है, यानी कि थीटा इक्वल टू 1 पर है, तो ये आपका मैक्सिमम ईएमएफ कहलाता है। तो ये है आपका एसी जनरेटर का वर्किंग, और इसका प्रिंसिपल भी हमने डिस्कस किया है इसमें। अगर आपको इस पार्ट में कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर समझ आया है और अगर क्लियर हो गया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। भाई इतने दिन से इतने वीडियो हो गए हैं मगर देख भी बहुत कम लोग रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा देखिए भी, क्योंकि आपके लिए ही है सब कुछ, ये आपको ही हेल्प मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इसे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं आपके, क्योंकि अभी तो आपका टाइम प्रैक्टिकल में भी ख़राब होने वाला है, तो प्रैक्टिकल में भी बहुत दिन आपके वेस्ट होंगे। तो पहले से पहले ही तैयारी करके चलेंगे तो रिवीजन करने में थोड़ा हेल्प मिलेगी आपको। तो इस टॉपिक में बस इतना ही रखते हैं। बाकी अब कल जो या नेक्स्ट जो भी आपका लेक्चर रहेगा उसमें न्यूमेरिकल रहेंगे लेवल 2 के, तो वो पहले वाले से थोड़ा सा हार्ड हो जाएंगे। तो अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।